हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो बेसिकली ये एक लार्ज कैप फंड है। मैं आपको ये लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, मैं आपको एक्सेल शीट में दिखाऊंगा और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में बताऊंगा आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मैं अगर आप करते हैं तो कितने साल तक करना चाहिए। तो पूरे डिटेल रिव्यू होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, इसका लॉन्च ऑन डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 है। मतलब इस फंड को बेसिकली 11.5 इयर्स हो चुके हैं। अगर इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 11.5 इयर्स में 13.82% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का रिटर्न आप देखें तो 11.5 इयर्स में 15.95% तक का रिटर्न है, मतलब 16% तक का रिटर्न है। मतलब इसने अपने कैटेगरी को लगभग 2% से बीट कर रखा है। तो एक अच्छा खासा रिटर्न इसको आप मान सकते हैं, रिस्क को एडजस्ट करते हुए। अभी क्यों अच्छा खासा रिटर्न और क्यों इसने रिस्क को एडजस्ट कर रखा है, अब नीचे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मान लीजिए आपने इसमें 1000 रुपीज तक एसआईपी क्या होता है कंटिन्यूसली 10 साल तक हर महीने, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज आपका कन्वर्ट हो जाता है 2,86,000 रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका जो पैसा है लगभग डबल से भी ज्यादा हो गया है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो गोल्ड में आपका जो पैसा अमाउंट होता है वो 1,20,000 रुपीज, आपका 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट हो जाता है 1,98,000 रुपीज में, मतलब 2 लाख रुपीज के करीब करीब। तो पैसा डबल भी नहीं हुआ है। मान लीजिए आपने पैसा यहाँ पे एफडी पे इन्वेस्टमेंट किया होता और आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 1,20,000 रुपीज, 1,20,000 रुपीज को कन्वर्ट हो जाता है 1,74,000 रुपीज में। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब इन्वेस्टिंग की पावर, मतलब यहाँ पे आपने रिस्क भी कम लिया है और आपका पैसा जो वहाँ पे डबल भी हो गया, और यहाँ पे एफडी में डबल तो छोड़िए, बहुत दूर है, डबल से भी कोसों कोसों दूर है। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो रिटर्न बहुत ही हाई है एज कम्पेयर टू कैटेगरी। देखिए कैटेगरी में जो रिटर्न मिल रहा है 14% तक का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन इस जो पर्टिकुलर फंड में आपको 16% तक का रिटर्न मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है अगर आप देखें रिस्क को एडजस्ट करते हुए। तो फिर रिस्क वर्सेस कैटेगरी, कैटेगरी से भी रिस्क इन्होंने कम ले रखा है, तो रिस्क को भी कम लेके आपको रिटर्न भी अच्छा दिया है 2%, तो एकदम परफेक्ट माना जाता है। अगर आगे मैं आपको इसके बारे में और बताने वाला हूँ चीजें। तो मान लीजिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मिनिमम ऐसे भी 100 रुपीज से कर सकते हैं, तो एकदम परफेक्ट है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको पता है उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता, वो 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 100 रुपए से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब लमसम करना चाहते हो, 1000 रुपए से आप लमसम कर सकते हैं, वो भी एकदम पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। लॉक इन पीरियड की बात करते हैं तो इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी आप इसमें से पैसा आप निकाल सकते हैं। एक्सपेंस एयूएम की बात करें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। बेसिकली इसमें आपको पता चलता है कितना पैसा इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है। तो आपको मैं हर एक वीडियो में बताया, अगर फंड 10 साल पुराना है तो आपको जो बेस्ट माना जाता है वो 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज, जो कि ये बीच उसी के बीच में है, 13,000 करोड़ रुपीज के आसपास है। तो एकदम परफेक्ट इसको माना जाता है। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मान लीजिए अगर एम साइज कम रहता है ना, तो प्रॉब्लम रहता है कि आपको थोड़ा भरोसा नहीं रहता कि यार ये पर्टिकुलर फंड में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कहीं इसलिए कई लोग ज्यादा इन्वेस्टेड नहीं है। लेकिन अगर एम साइज ज्यादा रहता है तो फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है। लेकिन फंड मैनेजर मैनेज कर लेते हैं तो कोई ज्यादा इशू नहीं आता, लेकिन एक पार्शियल इफेक्ट रहता है फंड में अगर ईवीएम साइज अगर आप देखें तो। लेकिन इसका ईवीएम साइज एकदम पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, देखिए दिमाग जो लगा रहे हो फंड मैनेजर ही है, वो आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, तो आपको एक फीस देना पड़ता है फंड मैनेजर को, जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो जो फीस वो होता है वो आपको कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो पूरा हर एक वीडियो में बता रहे हैं एक्सपेंस रेशियो अगर आपको 1% से नीचे, तभी आप वो फंड को सिलेक्ट करिए, वही तभी आप चूज करिए। तो यहाँ पे आप 1% से तो नीचे है, 0.5% से भी नीचे है, तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में मेरा पॉजिटिव फीडबैक जाएगा। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए आपने यूनिट को अगर 1 साल पहले सेल कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग कर ली, तो आपको 15% तक का प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं। तो मान लीजिए आपने 1 साल के बाद सेल करा तो आपको 10% तक का प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा अब इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं। तो मान लीजिए आपने 1 साल पहले सेल कर दिया तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। मान लीजिए 1 साल के बाद सेल करा था, कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। अब सबसे मेन पॉइंट पे आता है जो मार्केट कैपिटल क्यों यहाँ पे रिस्क कम लेके चला है। तो आप देखिए यहाँ पे मिड कैप में जो है 7.86% तक का एलोकेशन है, कैपिटल है। स्मॉल कैप में कोई कैपिटल ही नहीं है, तो रिस्क कोई ले ही नहीं रहा है। और लार्ज कैप में 89.24% तक का कैपिटल है, और डेप्ट में 2.9% तक का कैपिटल है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि 92% तक का जो इन्होंने ना रिस्क ही नहीं लिया है, और जो बाकी 7-8% है थोड़ा सा रिस्क लिया मिड कैप में इन्वेस्ट करके। तो रिस्क को भी एडजस्ट करके वो रिटर्न भी हाई दे रहा है। तो मुझे बेस्ट लगा यहाँ पे मार्केट कैपिटल के हिसाब से भी। सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज में 30.65% तक का एलोकेशन है, इंडस्ट्रियल में 13.68%, कंज्यूमर साइक्लिकल में 13.08%, टेक्नोलॉजी में 9.25%, हेल्थ केयर में 7.54%, कंज्यूमर डिफेंसिव में 6.65%, एनर्जी में 6.47%,
उसके बाद आपको कम्युनिकेशन सर्विसेज में 5.05% का एलोकेशन है, बेसिक मटेरियल्स में 4.77% का एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में अगर आप देखिए डाइवर्सिफिकेशन, मैंने हर एक वीडियो में बता रहा है कि 5 मिनिमम 5 अगर आपका सेक्टर में डाइवर्सिफाई हो रखा है तो एक अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में एक है, इंडस्ट्रियल में है, कंज्यूमर साइक्लिकल में है, उसको टेक्नोलॉजी में और हेल्थ केयर। अगर ये 5 सेक्टर आपका अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं, तो आपको ये जो फंड है आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देगा। तो ये 5 फंड में 5 सेक्टर में टोटल डिपेंडेंट है। अब फंड मैनेजर की बात करें, यहाँ पे 2 फंड मैनेजर है। पहला है श्रीदत्त भंडवलकर, जिनका एक्सपीरियंस है 7.91 ईयर्स एक्सपीरियंस। सेकंड है विशाल मिश्रा, जिनको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस के मामले में भी एक अच्छा खासा फंड चीज है कि फंड मैनेजर, यहाँ पे आप देखें, एक फंड मैनेजर ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 4 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, और दूसरा कम हो तो चलेगा। तो यहाँ पे आपका 7.91 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मतलब 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इस मामले एकदम अच्छे खासे फंड मैनेजर है, मतलब फंड मैनेजर मुझे अच्छा लगा। रेटिंग की बात करें तो 5/5 रेटिंग देगा कि सारा चीज परफेक्ट लगा है इस पर्टिकुलर फंड में। देखिए जो ब्लू चिप फंड होता है, लार्ज कैप फंड होता है, उसका जो टारगेट रहता है 15% से ज्यादा रिटर्न देना। तो यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुका है, 16% तक का रिटर्न दे रखा है। सेकंड, रिटर्न हाई है और कैटेगरी को बीटिंग रिटर्न है। फिर यहाँ पे आपका रिस्क भी लो है। यहाँ पे आप मिनिमम एसआईपी भी 100 रुपए से कर सकते हैं, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब लमसम करना चाहते हैं 1000 रुपए, तो ये भी पॉजिटिव फीडबैक है। ईएम साइज भी परफेक्ट है, पॉजिटिव फीडबैक है। एक्सपेंस रेशियो भी परफेक्ट है, मैंने आपको बताया 1% से नीचे होना चाहिए, परफेक्ट है। अगर यहाँ पे मार्केट कैपिटल की बात करें, रिस्क बहुत कम है। आप देख पा रहे हैं कि मतलब मिड कैप में सिर्फ इतना ही एलोकेशन, स्मॉल कैप में तो एलोकेशन ही नहीं है, तो रिस्क बहुत ही कम लेके चल रहे हैं। और सेक्टरल एलोकेशन में प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई भी हो रखा है, और फंड मैनेजर भी एक्सपीरियंस है। तो हर एक चीज परफेक्ट लगी है इस पर्टिकुलर फंड में। अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी में देखें, तभी ये नंबर 1 लार्ज कैप कैटेगरी का फंड कहलाता है। तो ये ओवरऑल अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, कि अच्छा खासा फंड है। लेकिन आपको बशर्ते टाइम फ्रेम होना चाहिए मिनिमम 5 साल। यहाँ पे आपका रिस्क थोड़ा कम रहता है, लेकिन फिर भी आपका निफ्टी इंडेक्स फंड से थोड़ा सा ज्यादा रिस्की रहता है, और डेब्ट फंड से आपका थोड़ा ज्यादा रिस्की रहता है। लेकिन उसके हिसाब से रिटर्न भी थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। आप देख रहे हैं 16% तक का रिटर्न मिल रहा है। तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपका टाइम फ्रेम मिनिमम 5 इयर्स होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आप सारा पैसा इसमें मत लगाइए। और लार्ज कैप फंड में चूज करते तो एक लार्ज कैप फंड चूज करिए, यानी कि 2-3 आपने चूज करके इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि आप वहां पे सोचे मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ, डाइवर्सिफाई नहीं हो रहा है, वहां पे ओवरलैप हो रहा है, क्योंकि आपका जो 80 से 90% इसमें लार्ज कैप में ही इन्वेस्टेड है। तो एकदम सेम सेम रहेगा, पोर्टफोलियो ओवरलैप होगा। तो आप वो देख के रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिए, यानी कि मैंने बोल दिया आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैं आपको बस रिव्यू करके बता रहा हूँ। ये एक अच्छा खासा फंड है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम आपका मिनिमम 5 से 7 साल होना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।